एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम साइंस कर रहे हैं बच्चों, रीड के लिए, जो रीड लेवल 2 है उसके लिए हम यहाँ पे साइंस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है पादप के भाग। एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हुआ था, इसीलिए इसका मैंने पार्ट 2 बनाया। तो कुछ पार्ट हम उस फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो बाकी के बचे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा फूल का, पौधे का, तो वो रहेगा फूल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुष्प। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फूल का, हमें पता है, पौधे का, सॉरी। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पुष्प एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने वाली रचना होती है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल होते हैं, तो उनको देख करके हमारा ध्यान अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। तो उसी की पुष्प जो है उसकी सारी संरचना, उसके पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या करता है, लैंगिक जनन में हेल्प करता है। यानी जो लैंगिक जनन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारा होता है, उसका फूल वाला जो भाग होता है वहाँ पाए जाते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो कि लैंगिक जनन के लिए एक महत्वपूर्ण रचना होती है। एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में एक ध्यान आकर्षित करने वाली रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो फूल का उस पौधे पे किस तरह से क्रम है, किस तरह से वो अरेंज है और पुष्पीय कली के पास, तो वो उसका क्या हो जाता है, पुष्प कर्म हो जाता है। तो पुष्प कर्म भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है असीमाक्षी पुष्प कर्म और एक होता है सीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है कि इसमें जो ऊपर वाला जो शीर्ष होता है पौधे का, जैसे इस तरह से फूल आ रहे हैं, इस तरह से पौधे में फूल आते जा रहे हैं, वो ऊपर बढ़ रहा है उसकी पुष्प कली, और इस तरह से उसके अंदर फूल आते जा रहे हैं। यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका वो ब्लॉक नहीं होता, उसके अंदर नए फूल आते हैं। नीचे वाला जो होता है ना वो पुराने फूल हो गए हैं, और इसके नए जो फूल आते हैं वो ऊपर की तरफ आते रहते हैं। तो वो हमारा होता है असीमाक्षी पुष्पक्रम। और एक होता है सीमाक्षी पुष्पक्रम। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला टिप जो रहेगा ना उसका, वो ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद में उसमें फूल नहीं आता। जो नए फूल आते हैं तो वो नीचे से आते हैं, फिर उसके जो नीचे वाली कक्षीय कली होती है, पुष्पीय कक्षी कली होती है ना, वहाँ से उसमें क्या करते हैं, फूल निकलते हैं। तो दो तरह का कर्म होता है, किस तरह से किसी पौधे के ऊपर फूल आते हैं। तो वो दो कर्म होते हैं उसको, जिसको हम पुष्प कर्म बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक होता है असीमाक्षी और एक होता है ससीमाक्षी। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पौधे के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो पुष्प प्रेजेंट होता है तो वो प्रेजेंट होता है पुष्पासन पे, उसका फूला हुआ भाग होता है जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है फूल, तो उसको पुष्पावृंत बोलते हैं, जिसको पुष्पासन भी बोलते हैं, जिसके साथ हमारा फूल जो है वो जुड़ा हुआ होता है पौधे के ऊपर। तो वो उसका कौन सा पार्ट हो जाता है, पुष्पासन हो जाता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट रहेगा। अब जो पौधे के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैलिक्स। कैलिक्स कौन से रहते हैं, जो ग्रीन कलर की, हम इसको सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं फूल के नीचे, जस्ट फूल की जो पंखुड़ियां उनके नीचे रहेंगी, तो वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और जो पेटल्स, ये जो ग्रीन अलग अलग कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, तो उस पूरे पार्ट को हम मिला करके क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और एक होता है उसके अंदर पुमंग और एक होता है जायांग। तो पुमंग क्या होता है, पुंकेसर इसको बोला जाता है, तो ये मेल पार्ट होता है फूल का। और जो जायांग होता है वो फूल का फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल जनन पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो पौधे के चार पार्ट होते हैं अलग अलग। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, और तीसरा होता है पुमंग, और एक होता है हमारा जायांग। तो पुमंग जायांग उसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन के लिए अंग होते हैं। और जो कोरेला और कैलिक्स है वो उनकी हेल्प करते हैं। कोरोला जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको पेटल्स बोला जाता है। कैलिक्स को सेपल्स बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की रहती हैं, और जो पेटल्स होते हैं उनके नीचे होती हैं, तो ये भी क्या होती है, इनको हम कैलिक्स बोलते हैं। तो जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये सिर्फ हेल्प करती है, सहायक अंग होता है, जबकि जो पुमंग और हमारा जायांग होता है वो लैंगिक अंग होता है, यानी लैंगिक जनन करने का पार्ट जो होता है वो ये होते हैं, जायांग और पुमंग। और जो कैलिक्स और कोरोला वो उसकी हेल्प करते हैं।
कुछ फूलों में जैसे कि प्याज में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, उनमें वो सेम ही होते हैं। यानी जो हमारे कोरोला होते हैं, कोरोला हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं और कैलिक्स ग्रीन कलर की होती है। लेकिन प्याज में क्या होता है, दोनों ही ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिदल पुंज बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है। तो यहाँ पे और जो पौधा हमारा रहता है उसके अंदर जो फूल आते हैं ना, तो फूल का क्या रहेगा, जो फूल में पुंकेसर, जिसको हम पुमंग भी बोलते हैं, या फिर जायांग, यहाँ पे उभयलिंगी फूल हो सकता है और एक हो सकता है एक लिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या रहेगा, जिसमें जायांग और पुमंग दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उभयलिंगी बोल देते हैं। और जिसके अंदर जायांग एक अलग फूल में है और जो पुमंग है वो अलग फूल में है, यानी मेल और फीमेल पार्ट के फूल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पे हमें डेफिनेशन ध्यान रखनी है। उभयलिंगी में क्या रहेगा, एक फूल में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। और एक मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फूल में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पे होती है उसमें सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे किसी फूल को हम किसी भी पार्ट से अगर उसको डिवाइड करें तो वो दो बराबर भागों में अगर बंटती है तो वो उसकी सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है त्रिय समिति और एक होती है हमारी एक व्यासीय समिति, या त्रिय समिति को हम क्या बोलते हैं, नियमित। तो त्रिय समिति में क्या होता है, ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें अगर हम फूल के किसी भी भाग से उसको काटें तो वो हर पार्ट से क्या होगा, बराबर भागों में बढ़ता है। जैसे यहाँ पे आपको फूल दिख रहा है, ये वाला फूल, तो इस तरह से हम इसमें सिमेट्री लगाते हैं, तो देखो बराबर भागों में बटा है दोनों साइड। यहाँ से भी हम इसमें सिमेट्री लगाएंगे तो भी ये दोनों पार्ट में बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। या फिर हम इसको इस तरह से काट दें, यहाँ से सिमेट्री लगाएंगे तो भी ये बराबर भागों में बढ़ता है। तो ऐसा जो फूल होता है जिसको किसी भी एंगल से अगर हम डिवाइड करें, उसमें सिमेट्री डालें, तो वो क्या होगा, हर पार्ट से डिवाइड होगा बराबर पार्ट में, तो उसको हम त्रिय समिति बोलते हैं। और एक होता है एक व्यासीय समिति, यानी सिर्फ एक ही पार्ट से हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो बराबर भागों में बढ़ता है, बाकी किसी भी पार्ट से अगर हम उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें लगाएंगे तो वो बराबर भागों में नहीं बढ़ती। तो हमें क्या करना है, एक प्लांट होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या रहेगा, उसके अगर हम किसी भी सेंटर से उसको काटेंगे तो वो बराबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होगा, उसमें अगर हम इसको डिवाइड करें किसी भी पार्ट से, किसी भी सेंटर से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे फूल को बोला जाता है एसिमेट्रिक या असमिति पुष्प बोला जाता है, अनियमित पुष्प बोला जाता है। अब जो सिमेट्री होती है वो दो टाइप की होती है, एक त्रिज्यीय सिमेट्री होती है और एक एक व्यासीय सिमेट्री होती है। त्रिज्यीय का मतलब है किसी भी पार्ट से, रेडियल इसको बोला जाता है, किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे तो उसमें बराबर पार्ट में डिवाइड होता है वो पुष्प हमारा। और एक व्यासीय में सिर्फ एक सेंटर है जिस जहाँ से हम उसको काट करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे सरसों, धतूरा और मिर्ची। तो जो मिर्ची का पौधा होता है, सरसों और धतूरे का जो पौधा होता है, उसके ऊपर जो फूल आता है ना, तो उस फूल को हम किसी भी एंगल से डिवाइड अगर करें, उसको काटते हैं तो वो दो पार्ट उसके बराबर बनते हैं। और जो हमारा एक व्यास समिति होती है जिसमें सिर्फ हम एक पार्ट से काटेंगे तो ही वो डिवाइड होगा दो अलग अलग भागों में। तो ऐसा फूल जो होता है वो मिलता है मटर, गुलमोहर और सेम और केसिया। इनके एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं। रेडियल पाई जाती है सरसों, धतोरा, मिर्च में, और एक व्यासीय समिति जो पाई जाती है वो मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया में पाई जाती है। अब ये तो थे हमारे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के दो पार्ट हमने देख लिए। अब आता है हमारा एसिमेट्रिक, यानी जिसको किसी भी एंगल से काटे तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है केना। यानी जो केना का पौधा होता है उसका जो पुष्प होता है ना, वो उसको किसी भी भाग में अगर हम किसी भी पार्ट से डिवाइड करें तो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता। इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब जो हमारे पौधे होते हैं उन पे अलग अलग पुष्प आते हैं।
हर पौधे का पुष्प अलग अलग होता है। तो जो पौधे होते पुष्प होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, किसी में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, किसी में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, इस तरह से किसी में 5 पंखुड़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो इसके बेसिस पे उसमें कितने पेटल्स प्रेजेंट है, उस पुष्प को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। अब यहाँ पे जो पुष्प होता है हमारा, उसमें कितनी पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर 3 पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है तो उसको त्रितयी पुष्प बोला जाता है। 4 पंखुड़ियाँ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्टयी। और जिसमें 5 प्रेजेंट है तो उसको पंचतयी फूल बोला जाता है या पुष्प बोला जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारे पुष्प होते हैं उसमें जो उसके कोरोला, कैलिक्स, पुमंग, जायंग, उनकी जो स्थिति है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसके आधार पे भी हम फूलों को डिवाइड करते हैं। तो एक तो होता है हमारा अधोजायांगी पुष्प, जिसको हाइपोगाइनस बोलते हैं। एक होता है हमारा परिजायांगी परिजायंगता, जिसको पेरिगाइनस बोला जाता है। और एक होता है अधिजायंगता, जिसको क्या कहा जाता है, अधिजायंगता में हमारा कौन सा आ जाएगा, अधि अधिजायंता को हम बोलते हैं हाइपरगाइनस। तो इसमें जो पुष्प होता है उसमें ओवरी, हमारी ओवरी, पेटल्स, सेपल्स, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम पुष्प को डिवाइड करते हैं। तो पहला हमने देखा था हाइपोगाइनस, अधोजायंगता। अधोजायंगता का मतलब है, अधो का मतलब ही होता है ऊपर। तो अधो का मतलब ही क्या होता है, ऊपर होता है। इसका मतलब इसमें जो ओवरी है वो क्या रहेगी, ऊपर प्रेजेंट रहेगी। जो पुष्पासन है उसके ऊपर रहेगी। पेटल्स वगैरह भी हमारे उसके क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अधोजायंगता। ये ध्यान रख लेना कि जो ओवरी है वो सबसे ऊपर है, तो उसको अधोजायंता बोलेंगे। पेरीगाइनस का मतलब क्या रहेगा, कि जो हमारी ओवरी है वो बीच में है। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके बीच में है हमारी ओवरी। इधर ये हमारे सेपल्स और पेटल्स हैं, उनके बीच में हमारी ओवरी है। इसको हम क्या बोलेंगे, परिजायंगता बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल है परिजायंगता का। और एक हमारा होता है अधि। अधि का मतलब होता है नीचे, यानी जो हमारी ओवरी रहती है वो तो सबसे नीचे है, और ओवरी के ऊपर है पेटल, सेपल, सारी चीज़ें ओवरी के ऊपर हैं। तो ओवरी जिसके अंदर सबसे नीचे रहेगी, अधिजायंगता जिसको हम बोलते हैं, हाइपरपाइनस बोलेंगे। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इनके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि जिसमें हमारी अधोजायंगता पाई जाती है, यानी सबसे ऊपर जायांग जिसके रहेंगे, तो वो किस में पाया जाता है, गुड़हल, सरसों और बैंगन। ये एग्जाम्पल इनके याद रखना, जिसमें जो ओवरी है सबसे ऊपर पाई जाती है, सरसों, गुड़हल, बैंगन में। और एक परिजायंगता होता है, परिजायंगता में क्या होता है, बीच में मिलेगी, तो वो पल्म, गुलाब, इन सब में। तो इनके एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है। परिजायंगता में ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पे पल्म, पल्म होता है, गुलाब होता है, और जो आड़ू होता है उसके अंदर पाया जाता है। और जो अधिजायंगता है वो पाई जाती है सूरजमुखी में, अमरूद और घिया के अंदर। अधिजायंगता का मतलब क्या रहेगा, ओवरी नीचे है, यानी जायांग जिसको बोलते हैं वो सबसे नीचे है, बाकी के सारे पार्ट ऊपर हैं। अधो का मतलब होता है ऊपर, यानी ओवरी या जायांग जिसमें सबसे ऊपर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पौधे के हमने पार्ट देखे थे अलग अलग, सबसे पहला हमने कैलिक्स देखा था। तो कैलिक्स क्या होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें क्या रहेगा, बाह्य दल हम इसको बोल सकते हैं, बाह्य दल ये सबसे बाहरी होता है। ग्रीन कलर की हरी पत्तियां होती हैं। कली की अवस्था में ये फूल की रक्षा करती है, यानी आपने देखा होगा कि जब फूल खिलने से पहले ऐसे पूरा ग्रीन ग्रीन कवर में एक कवर रहता है, तो वो क्या होता है, कैलिक्स होता है। और जो कैलिक्स क्या रहेगा फिर, तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं फूल के नीचे, आपने देखा होगा फूल, तो वो कैलिक्स पार्ट होता है उसका। तो इसमें क्या होता है, एक तो संयुक्त हो सकती है और एक अलग अलग फ्री हो सकती है, हम इसको बोल सकते हैं। यानी जो कैलिक्स होते हैं वो हमारे एक साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, यानी ऐसे जो इस तरह की जो पत्तियां, तो वो एक साथ बस ऐसे जुड़ी रहेंगी इस तरह से। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैलिक्स संयुक्त बाह्य दल। और एक होता है ये पंखुड़ियाँ जो रहेंगी, पंखुड़ियाँ नहीं बोलेंगे हम इनको, पत्तियाँ ही रहती हैं ग्रीन कलर की। तो इस तरह से पौधे के नीचे अलग अलग लगी हुई होती हैं।
स्ट्रॉबेरी में आप देख सकते हैं। तो बैंगन में क्या होती है, वो जुड़ी हुई सी होती है, स्ट्रॉबेरी में अलग अलग होती है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, तो वो क्या रह जाती है हमारी, क्या हो जाती हैं, वो पृथक बाह्य दल हो जाता है। तो दो प्रकार की होती हैं ये भी। नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे कोरोला। कोरोला में क्या होता है, जो अलग अलग कलर की, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे आप गुलाब में देख सकते हैं इतना प्यारा कलर होता है, रेड कलर का होता है। और गुलाब भी जो होता है वो पिंक वाइट कई तरह का हो सकता है। तो वो जो अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ हैं उनको बोला जाता है कोरोला। ये भी क्या हो सकती है, एक साथ जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है, यानी संयुक्त दली भी हो सकती है और पृथक दलीय भी हो सकती हैं। ये क्या होता है, चमकीला रंगदार जो पार्ट होता है वो हमारा पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसको हम कोरोला बोलते हैं। अगर अकेला बोलेंगे तो हम उसको दल भी बोल सकते हैं, पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। उस पूरे पार्ट को मिला करके बोलते हैं, तब उसको बोला जाता है कोरोला। तो ये कोरोला पार्ट होता है जो कि चमकीला होता है, अलग अलग कलर का होता है। तो ये परागण में हेल्प करता है, ताकि क्योंकि जो कीट होते हैं वो अलग अलग कलर देख करके आकर्षित होते हैं, फिर उनकी तरफ वो जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो परागण होते हैं उसके साथ चिपक करके आ जाते हैं। और वही कीट जब दूसरे पौधे पे जाता है तो वो वहाँ उन परागण को छोड़ देता है। और जो परागण होता है, जो परागकण होते हैं उनको छोड़ देता है। और उसी से पोलिनेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे की प्रोसेस चलती है जो लैंगिक जनन में होती है। तो उनको आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अलग अलग कलर का बनाया गया है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा पूरा एक फ्लावर है। फ्लावर के नीचे वाला जो ग्रीन कलर का है, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है वो प्रणवृंत होता है। प्रणवृंत के ऊपर जो पत्तियां रहेंगी, ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं इस तरह के होते हैं फूल के नीचे, उसको कैलिक्स बोलते हैं। और ये अलग अलग कलर की होती हैं पंखुड़ियाँ, जिसको कोरोला बोला जाता है। और इस तरह का आपने एक लंबा सा फिलामेंट और उसके ऊपर छोटा सा ऐसे कैप सा देखा होगा, तो वो होता है हमारा पुमंग। और इस तरह से नीचे से स्वेलिंग वाला पार्ट रहता है और ऊपर से ऐसे पतली सी रहती है पाइप जैसी, तो वो होता है हमारा जायंग। यानी जो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, और ये इन दोनों जो है इनकी हेल्प करते हैं जब भी वहाँ पे निषेचन की प्रोसेस चलती है। अब जो हमारा फूल होता है तो उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे उन पंखुड़ियों का अरेंजमेंट होता है अलग अलग। तो उसके आधार पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जो पुष्प होता है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो पहला क्या है, यहाँ पे इसको कोरस्पर्शी बोलते हैं हम। कोरस्पर्शी हो जाएगा। कोरस्पर्शी में क्या होता है कि जो एक पंखुड़ी है वो दूसरे को सिर्फ इस तरह से स्पर्श कर रही है, इस तरह से ओवरलैप नहीं करेंगी, सिर्फ स्पर्श करती हैं इस तरह की। इनमें अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, जिसको कोर स्पर्शी बोला जाता है, यानी सिर्फ वो स्पर्श कर रही हैं। नेक्स्ट होता है हमारा व्यातीर्थ। इसको हम बोल सकते हैं व्यातीर्थ अरेंजमेंट होता है पुष्प का। तो उसमें क्या रहेगा, इस तरह से एक फिक्स अरेंजमेंट होता है ऐसे। पहली जो लीफ होती है, जब पंखुड़ी होती है, वो दूसरे को ओवरलैप करती है इस तरह से। अब ये जो है अगली को ओवरलैप करेगी इस तरह से। एक सीक्वेंस होती है, एक दिशा होती है इसकी फिक्स। तो फिक्स सीक्वेंस होता है इसका, तो इसको हम बोलते हैं व्यावर्तित अरेंजमेंट बोला जाता है पुष्प का। और एक होता है हमारा कोर छाती। कोर छाती में क्या होता है, इसी तरह से ओवरलैपिंग होती है, पर वहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी फिक्स दिशा नहीं होती उसकी। और एक होता है वैक्जिलरी। वैक्जिलरी में क्या रहेगा, एक बड़ा सा, पहले एक बड़ी सी पंखुड़ी रहेगी, फिर इसके अंदर और छोटी छोटी पंखुड़ियाँ इस तरह से होती हैं। तो वो ये देखा जाता है मटर के अंदर, मटर का फूल आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो जो पुष्प क्रम होता है, या फिर जो हमारा पुष्प दल विन्यास होता है ना, जो पुष्प के दल यानी जो कोरोला है उसका किस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसको पुष्प दल विन्यास बोला जाता है। उसके आधार पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छाती और वैक्जिलेरी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे इनके टाइप। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। कोरस्पर्शी में जो कैलोट्रोपिक्स होता है उसके अंदर पाया जाता है। और जो हमारा व्यातीर्थ है जिसमें ओवरलैपिंग होती है, तो वो गुड़हल, भिंडी, कपास के पौधे के भी अंदर पाया जाता है। और जो कोर छाती होता है जिसमें ओवरलैपिंग तो है बट सीक्वेंस नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, देखो कोई विशेष दिशा नहीं होती उसके अंदर, तो वो होता है कैसिया और गुलमोहर के अंदर। और जो हमारा
वैक्सिलरी टाइप का होता है, वो मटर और सेम के जो बीज होते हैं उनमें पाया जाता है। सेम का जो फूल होता है, सॉरी, उसमें पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट होता है पुमंग। पुमंग क्या होता है, इसको पुंकेसरों से मिलकर के ये क्या बनता है, पुमंग बनता है। यानी इस तरह की एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर एक कैप होती है जिसको एंथर बोला जाता है, जिसके परागकोश भी हम उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर परागण जो है वो बनता है। जो परागकण होते हैं उसके अंदर ही बनते हैं। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बना लेती है, पुमंग बना लेती है। इस अकेले को बोला जाता है पुंकेसर। तो यहाँ पे पुमंग क्या होता है, बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के पुमंग बनाते हैं। तो प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग में होता है, यानी हर एक पुंकेसर जो है वो काम करता है एक फीमेल पार्ट का, या फिर हम बोल सकते हैं नर जनन अंग का काम करता है। इसमें एक तंतु होता है जिसको फिलामेंट बोला जाता है, लंबा सा तंतु होता है। उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ था, परागकोश लगा हुआ था, एंथर उसको बोलते हैं। तो परागकोश लगा हुआ होता है। इस तरह से एक फिलामेंट होता है और उसके ऊपर इस तरह से दो कोस्ट वाला क्या लगा हुआ होता है, एंथर, जिसको हम बोलते हैं परागकोश। वो प्रेजेंट होता है, द्विपाली होती है उसकी, दो पालियों में प्रेजेंट होता है। और हर एक पाली में फिर दो कोष्टक और होते हैं जिसको परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागण होते हैं। ये परागकण जो होते हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं। जब वो परागकोश फटता है तो फिर वहाँ से रिलीज हो जाते हैं परागकण, और पोलिनेशन की हेल्प से वो किसी जो फीमेल पार्ट होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और जो आगे का प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पुंकेसर होते हैं जो जनन में हेल्प ही नहीं करते, वो जनन कर ही नहीं सकते, तो उनको बोला जाता है स्टेमिनोइड। ये ध्यान रखना, यहाँ से ये पूछा जा सकता है स्टेमिनोइड क्या होता है। तो ऐसे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ है, वो जनन नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोला जाता है, स्टेमिनोइड बोला जाता है। तो ये भी हम यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो पुंकेसर होते हैं वो कुछ तो, जो हमारा दल होता है, जो पंखुड़ी होती है उसके साथ ऐसे चिपके हुए होते हैं, उसके साथ लगे हुए होते हैं, तो उसको एपीपेटल्स हम बोल सकते हैं। दल लग्न यानी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको एपीपेटल्स बोला जाता है। और एक होता है परिदल पुंज या परिदल लग्न, हम इसको बोल सकते हैं, यानी परिदल पुंज से जुड़े हुए हैं। परिदल दल से जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है दल लग्न। परिदल पुंज से जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाता है परिदल लग्न, या फिर हम उसको एपीफिलस बोल देंगे। जैसे कि जो लिली होती है, लिली के अंदर ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब हमारे जो पुंकेसर होते हैं वो गुच्छे में भी हो सकते हैं, बंडल में भी, या एक बंडल हो सकता है, एक से ज़्यादा बंडल भी हो सकता है। यानी सिर्फ एक अकेला इस तरह से एक पुंकेसर नहीं होता। पुमंग हमें पता है बहुत सारे ऐसे पुंकेसर मिलकर के क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। यानी एक जो फूल होता है उसमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर का एक बंडल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बंडल भी हो सकता है, तो उसके आधार पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी भी पौधे पुष्प के अंदर पुंकेसर का एक गुच्छा है, एक बंडल है, तो उसको एक संगी बोलेंगे। जैसे गुड़हल के अंदर होता है, जो गुड़हल का फूल होता है उसके अंदर सिर्फ एक बंडल पाया जाता है, जो हमारे पुंकेसर होते हैं उनके। अब एक से ज़्यादा यानी दो बंडल पाए जाएंगे उसको द्विसंगी बोल देते हैं। जैसे मटर के अंदर, जो मटर का पुष्प होता है उसके अंदर दो बंडल, अलग अलग बंडल होते हैं। जैसे एक इस तरह से बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के एक बंडल बना लेते हैं, और दूसरा एक इसी तरह से बहुत सारे पुंकेसर मिलकर दो दूसरा बंडल बना लेते हैं। तो जिसके अंदर सिर्फ एक अकेला बंडल है पुंकेसरों का, तो उसको एक संगी बोला जाता है। यानी एक का मतलब एक संगी एक साथ सिर्फ एक ही एक संग बना रहे हैं। द्विसंग यानी दो संग हैं उसके अंदर, अलग अलग दो बंडल प्रेजेंट है, और एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको बहुसंगी हम बोल सकते हैं। और बहुसंगी किसके अंदर होता है, जो सिट्रस प्लांट होते हैं हमारे, जिसके खट्टे फ्रूट्स लगते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा फूल का वो जायांग होता है। जायांग हमें पता है फूला हुआ पार्ट जो मादा जननांग का काम करता है। तो इस पे क्या होता है, इसके अंदर एक या एक से अधिक अंडक हो सकता है, मतलब जो बीजांड होता है, फिर हम इसको अंडा बोल सकते हैं। तो अंड कोशिका एक से ज़्यादा हो सकती है। और जो हमारा अंडप होता है, यानी जो ओवरी होती है उस फूल की, जो मादा जननांग होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं। एक हम उसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय।
यानी इस तरह से हमारी क्या होता है, ये अंडाशय होता है। नीचे से उसका जो बेसल पार्ट होता है वो फूला हुआ होता है, और जो ऊपर वाली इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है पतली सी, तो उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और जो ऊपर वाला कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जहाँ से पराग कण हमारे एंटर करते हैं, तो उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा भी बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे जो ओवरी होती है उसके अंदर। और जो अंडाशय का नीचे वाला जो पार्ट होता है फूला हुआ होता है, जो बेसल पार्ट उसका होता है वहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है। और जो स्टिग्मा और स्टाइल को जोड़ने का काम, सॉरी, जो ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने का काम करता है वो हमारा करता है स्टाइल। तो स्टाइल कौन सा होता है, उसका स्टाइल होता है वर्तिकाग्र। तो यानी वर्तिका और अंडाशय के बीच दोनों को जोड़ने का काम करती है हमारी वर्तिकाग्र। ये भी हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जो हमारे वर्तिका वर्तिका क्या हो सकती है, चोटी, चोटी पर होती है, यानी सबसे जो टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो परागकण को, जो परागकण आते हैं उनको ग्रहण करने का काम करता है। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं, यानी जो बीज होते हैं वो एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। बीजांड फिर बीज में कन्वर्ट होते हैं। तो गद्देदार बीजांड, जो बीजांडासन होता है से जुड़े हुए होते हैं, यानी जहाँ से जुड़े हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड। जहाँ से जुड़ा हुआ है तो वो उसका पार्ट हो जाता है बीजांडासन। जब एक से अधिक अगर अंडे उसमें प्रेजेंट है और वो अलग अलग है, फ्री है, तो जैसे गुलाब और कमल में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वी युक्तांडपी, यानी अलग अलग है वो। जितने भी अंडक उसमें प्रेजेंट है, अलग अलग अंडक कोशिकाएं उसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारी, पर वो सारी अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है, यानी फ्री है एक दूसरे से, तो उसको व्युक्तांडुपी बोला जाता है, एपोकार्पस बोला जाता है। और एक होता है जिसके अंदर जो हमारे अंडक होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। बहुत सारे अंडक प्रेजेंट है बट एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको युक्तांडपी सिनकार्पस बोला जाता है। तो ये वाले भी हमें ध्यान रखने हैं पॉइंट। व्युक्तांडपी, वी का मतलब होता है अलग अलग है, तो व्युक्तांडपी है। एपोकार्पस, तो एपोकार्पस गुलाब और कमल में देखा जाता है। और जो युक्तांडपी होती है, यानी जिसमें हमारे अंडप सारे जुड़े हुए हैं, जो अंड कोशिका होती है वो सारे जुड़े हुए होते हैं, तो मटर और टमाटर में ऐसा देखने को मिलता है। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है तो वो तो किस में कन्वर्ट होता है, वो बीज में कन्वर्ट होता है। और जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, वो फ्रूट बना लेती है। तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारा काम का है। ये पूछा जा सकता है कि जो बीजांड होता है, बीज किससे बनता है, जो फूल का पार्ट होता है बीजांड, बीजांड से बीज बनता है। और जो अंडाशय है, ओवरी हमारी, वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, फल जिससे बनता है। तो बीजांड न्यास, यानी जो बीज है हमारा वो किस तरह से कहाँ जुड़ा हुआ है उस ओवरी के अंदर, तो उसके जो विन्यास होता है उसको, उसके कर्म को हम क्या बोल देते हैं, बीजांड न्यास बोलते हैं, प्लेसेंटेनेशन बोल देते हैं। प्लेसेंटेनेशन बोलेंगे, यानी जो प्लेसेंटा की तरह, ये जैसे हमारे अंदर जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो प्लेसेंटा के साथ बच्चा जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से इनका जो भ्रूण होता है वो भी प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उस प्लेसेंटा की उसका कर्म जो होता है उसको बोला जाता है बीजांड न्यास। किस तरह का उसका कर्म है, वो सेंटर में है, परिधि पे है, तो उसके आधार पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी उसमें जो बीजांड का विन्यास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक तो होता है यहाँ पे सीमांत, जैसे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, सीमांत होता है। सीमांत का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये एक एक्सिस पे इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ये ऐसे, ये एक इस तरह से हमारे जो भ्रूण होते हैं, बीजांड जो है वो जुड़े हुए होते हैं, बाद में वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला हमारा होता है सीमांत, मटर में पाया जाता है। तो सीमांत जो होता है वो मटर में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। एक सीमा पे ऐसे याद कर लेंगे, बाहर की एक सीमा पे सारे ऐसे जुड़े हुए होते हैं बीजांड उसके। ये जो धागे जैसी संरचना होती है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो प्लेसेंटा होता है उसका। और इसके विन्यास को किस तरह से, इसके कर्म ये कैसे जुड़ा हुआ है उसको भी जांड न्यास बोला जाता है। तो एक तो सीमांत होता है, एक स्तंभीय होता है। स्तंभीय या भीतीय हम इसको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, जैसे ये स्तंभीय, इसका उदाहरण जो गुड़हल है, मटर या नींबू, यानी बीच में ऐसे सेंटर रहेगा, यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे बीजांड, ऐसे बीच वाले एक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे यहाँ पे ये पार्ट्स होता है, इन पे डिवाइड होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिवाइड रहेंगे।
जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, तो इसको स्तंभीय बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये सेंटर में एक्सिस पे जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग यहाँ पे डिवाइड भी हो रखे हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्तंभीय। और एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भित्तीय। भित्तीय का मतलब क्या रहेगा, ये बाहर वाली जो परिधि है उसके साथ ऐसे बीज जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आप देख सकती हैं, जो खीरा होता है हमारा उसके अंदर जब भी इसको काटेंगे तो उसको ध्यान से देखना, उसमें जो बीज होते हैं वो ऐसे परिधि के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोला जाता है भित्तीय। एक होता है हमारा मुक्त स्तंभीय, यानी एक्सिस के साथ है बट वो ऐसे डिवाइड नहीं है अलग अलग पार्ट में, तो वो हो जाता है मुक्त स्तंभीय। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये बीच के सेंटर में प्रेजेंट है बट इनके बीच में इस तरह से पार्टीशन नहीं हो रखा, तो ये किस में हो जाता है, ये हमारे मुक्त स्तंभीय में आ जाता है। और एक होता है आधार्य। तो आधार्य में क्या होता है, ऐसे आधार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा हमारा जो बीजांड है, इस तरह का ये आप देख सकते हैं। तो ये आधार के साथ जुड़ा हुआ बीजांड है, अंडाशय, और इसमें सिर्फ एक ही बीज होता है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसमें एक ही बीज बनता है, जैसे आप आम वगैरह में देख सकते हैं तो उसमें एक ही बीज होता है। तो उसमें आधार्य जो बीजांड विन्यास पाया जाता है, बीज का जो विन्यास होता है वो आधार्य पाया जाता है, यानी आधार के साथ हमारा बीज जो है वो जुड़ा हुआ होता है और इसमें सिर्फ एक ही बीज देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे प्लांट्स का, तो वो हो जाता है फूल। फूल हमने देख लिया। फल, यानी जो ओवरी थी वो कन्वर्ट हुई थी किसमें, फल में। तो फल क्या होता है, फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है, यानी जो जिसमें फूल आता है उसी से फिर क्या बनता है, फल बनता है। तो ये फूल वाले जो पादप होते हैं उनका एक अभिलक्षण होता है। ये एक क्या होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, यानी जो अंडाशय है जो ओवरी और परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, फल में कन्वर्ट हो जाती है। तो फल क्या होता है, निषेचन होता है उसमें, हमें पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों के बीच में निषेचन होता है। निषेचन के बाद में उसमें भ्रूण बनता है। भ्रूण मैच्योर होने के बाद जो भ्रूण होता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीजांड जो होता है उसका। और जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फल में। तो यहाँ पे हमारा फल जो होता है वो अपरिपक्व अंडाशय होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा फल फल जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है। तो जो अंडाशय होता है वो कन्वर्ट होता है फल में जब निषेचन के बाद जो परिपक्व होता है, विकसित होती है उसके बाद में। तो जो यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि जब निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है, तो ऐसे फल को हम एनिसेकी फल या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, जो बिना निषेचन के ही फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फिर एनिसेकी फल। ये यहाँ पे पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारा फ्रूट होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें अलग अलग भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली भित्ति को बाह्य फल भित्ति बोलेंगे। यानी आपने देखा होगा जैसे आम का जो फ्रूट होता, आम होता, तो उसमें एक तो सबसे बाहर का छिलका हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी बाह्य फल भित्ति होती है। और जो गुद्दे वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो उसका मध्य फल भित्ति होती है, बीच वाला पार्ट होता है। और एक अंदर होता है कठोर सा जो बीज होता है, बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है आम के ऊपर, आपने देखा होगा एक, तो वो उसकी होती है अंतः भित्ति। इस तरह से आप नारियल में भी देख सकते हैं, आम में भी देख सकते हैं। नारियल का जो ग्रीन कलर का तब वो होता है ना, तो उस टाइम आप देख सकते हो उसमें बाह्य फल भित्ति, और जो फाइबर वाला होता है वो उसकी मध्य फल भित्ति होती है, और जो हम खाते हैं वो उसकी अंतः फल भित्ति होती है। तो जो हमारा फल होता है उसमें 3 प्रकार की जो भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बाह्य फल भित्ति है, ये गुद्दे वाला जो हम खाते हैं मध्य फल भित्ति है। नारियल के अंदर जो फाइबर्स वाला पार्ट होता है वो उसकी मध्य फल भित्ति होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और बीज के ऊपर जो ओर होती है उसके अंदर अंतः वाली, अंदर वाली जो परत होती है जो सॉलिड सी होती है आम के अंदर, तो वो होती है उसकी अंतः भित्ति। और उसके अंदर फिर बीज होता है, ये बीज का प्रोटेक्शन करने का काम करती है ताकि बीज खराब ना हो। तो इस तरह से जो फ्रूट होता है उसके ऊपर जो है 3 भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जो अगला पार्ट है हमारे फूल उसका पार्ट प्लांट का, तो वो रहेगा बीज।
तो बीज क्या रहेगा, बीज जो निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बीजांड जो होता है हमारा वो निषेचन के बाद विकसित होता है और परिपक्व होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है बीज में। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बीज है हमारा वो कहाँ से बनता है, तो बीजांड से बीज बनता है। तो जो बीज होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है उसका बीज का, और एक उसके अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। तो दो पार्ट उसमें पाए जाते हैं, एक बीजावरण होता है और एक उसके अंदर भ्रूण होता है जो कि जर्मिनेशन का काम करता है। जो भ्रूण जो होता है वो जर्मिनेट करने के बाद उसमें एक तो मूलांकुर बनता है, मूलांकुर से क्या बनती है, मूल बनती है, उसकी जड़ बनती है, और एक होता है उसका प्रांकुर, प्रांकुर से उसका परहो वाला पार्ट बनता है, तना बनता है, पत्तियां फूल वगैरह बनते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा। तो बीज जो होता है वो दो प्रकार का बीज होता है। एक बीज होता है जिसमें दो पत्रक प्रेजेंट होते हैं जिसको द्विबीजपत्री बोलते हैं, और एक होता है जिसमें एक ही पत्रक होता है। जब उसको तोड़ा जाता है ना फूल को, जब उसकी बीजावरण को हटाया जाता है तो उसको वो दो बराबर भागों में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो ऐसा बीज जो है वो हमारा एक बीजपत्री होता है। तो बीज जो है वो दो प्रकार का रहेगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में क्या क्या होता है, द्विबीजपत्री में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विबीजपत्री बीज की संरचना। तो उसमें सबसे बाहर का जो परत होती है उसको बीजावरण कहते हैं। बीज की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, बीज का आवरण, बीजावरण ऐसे याद कर लेंगे। तो बीजावरण की दो सतह होती है, एक जो जिसको हम टच कर सकते हैं बाहर वाली तो उसको बीज चोल बोला जाता है ना, बीज का चोल है ये। और एक अंदर वाली जिसको हम टच नहीं कर सकते, चोल के अंदर वाला पार्ट, उसको टैगमेन बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से रहेगा। यानी टैगमेन क्या होता है, बीज का अंदर वाला पार्ट, जो बीज चोल का अंदर वाला, अंदर वाली या भीतरी सतह जो होती है उसको हम टैगमेन बोलते हैं। तो दो पार्ट होते हैं बीजावरण के, एक क्या होगा बाह्य चोल जिसको बोला जाता है बीज चोल, और एक होती है टैगमेन जो अंदर वाली भित्ति होती है। तो एक जो इस तरह से हमारा ये द्विबीजपत्री, आपने देखा होगा चना, चने का जो बीज होता है जब उसके ऊपर का बीजावरण हटाते तो इस तरह से दो पत्रक उसके अलग अलग निकलते हैं। ये बीज पत्र है, ये दो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, जैसे दाल इसीलिए तो बनती है दाल। तो वो ऐसे बीज को हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। और इसमें क्या रहेगा, नीचे वाला पार्ट एक मूलांकुर होता है, एक प्रांकुर होता है। मूलांकुर से मूल डेवलप होती है, प्रांकुर से परहो सिस्टम बनता है। ये हमारा द्विबीजपत्री जो बीज है उसकी वो है हमारा, जिसका एग्जाम्पल चना है। चने में हम ये आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे इसको खोल के दिखाया किस तरह से इसके दो बीज पत्र बनते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है नाभिका। नाभिका क्या होता है, जिसके द्वारा बीज से फल से जुड़ा हुआ होता है। आप देखते हैं कि जो बीज होता है इस तरह से जुड़ा हुआ होता है फल के साथ, तो हम उसको ऐसे तोड़ के फिर अलग करते हैं। तो ये जुड़ा हुआ पार्ट जो है, जिस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है नाभिका। ये ध्यान रखना है, जिस पार्ट से बीज फल से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को बोला जाता है नाभिका। नाभिका के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं, हाइलम इसको बोला जाता है। ये वाला आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये वाला, ये हाइलम है। हाइलम क्या करता है, जब भी ये जर्मिनेट करता है तो बीज में पानी दिया जाता है, आपको पता है। तो वहाँ से वो पानी का अवशोषण करता है, और पानी का अवशोषण करके फिर जर्मिनेट करता है। तो जो बीजांड द्वार होता है उसका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। बीजांड द्वार अगर नहीं होगा तो बीज कभी भी जर्मिनेट नहीं करता। तो जो एक उसमें क्या होता है नाभिका, नाभिका से वो बीज फल के साथ बीज जुड़ा हुआ है। नाभिका के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं, जहाँ से पानी का अवशोषण करता है, और जब भी वो जर्मिनेट करता है तो उसमें हेल्प करती है उसकी। अब बीज के दो पार्ट होते हैं जो हमारा द्विबीजपत्री होता है, एक मूलांकुर एक प्रांकुर, ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे एक होता है हमारा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, भोजन संग्रह करने वाला एक उत्तक होता है जो द्विनिषेचन के बाद बनता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो हमारे लैंगिक जनन में डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या करता है, जो डेवलपिंग हमारा भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको पोषण देता है। अब यहाँ पे कुछ बीज तो ऐसे होते हैं, कुछ भ्रूण ऐसे होते हैं जो पूरा जो भ्रूणपोष होता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ में वो रह जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, तो उसका फिर यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग हमारे बीज होते हैं। एक तो होगा अभ्रूणपोषी, यानी जिसके अंदर भ्रूण जो है, भ्रूणपोष उसने पूरा कंज्यूम कर लिया है, बचा ही नहीं है,
एक होता है भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी में क्या रहेगा, जिसके अंदर हमारा जो भ्रूणपोष है वो बचा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे बीज होते हैं वो भ्रूणपोष के आधार पे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मटर, सेम, चना आपने देखा होगा तो वो सूखे सूखे होते हैं, तो उसमें भ्रूणपोष जो है वो पतला होता है क्योंकि उन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया। एक होता है अरंडी। अरंडी में क्या होता है, गुदेदार होता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भ्रूणपोष था, उस भ्रूण ने उसका पूरा यूज नहीं किया, उसको कंज्यूम नहीं किया, वो शेष उसमें बच जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ये होता है अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज में अंतर, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब हम संरचना देखेंगे। जो एक बीज पत्री बीज होता है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र होता है, जैसे आप देख सकते हैं गेहूं में मटर, सॉरी मटर का तो द्विबीजपत्री होता है। मक्के में, जो मक्के का बीज होता है उसमें क्या होता है, एक बीज पत्र होता है। तो जो एक बीज पत्री हमारा बीज होता है तो उसमें क्या होता है, वो भ्रूणपोषी होते हैं प्राय, यानी लगभग एक बीज पत्री बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। मतलब उनमें जो भ्रूणपोष है वो बचा हुआ होता है, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते। अब इसका कुछ एक्सेप्शन है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आर्किड्स होते हैं ना, वो अभ्रूणपोषी बीज में आते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो भ्रूणपोष था, भ्रूण ने उसका यूज पूरा कर लिया है, तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, अभ्रूणपोषी, यानी उसमें भ्रूणपोष बचा हुआ नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं अनाज के जो बीज होते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। जब भी इनको डिवाइड करते हैं तो दो अलग अलग सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होते। अब इनके अंदर भी क्या होता है, एक तो बीज आवरण होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी बीज आवरण, ये बीज आवरण होता है। और बीज आवरण और इसके अंदर ये देखो बड़ा सा यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोष है, यानी बचा हुआ। मक्के का आप बीज देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, भ्रूण तो दो पतले पतले से आपको दिखते हैं, जब हम उस दाने को खाते हैं तो वहाँ पे निकलता है, तो वो पतला पतला आपने कभी खाया होगा तो देखा भी होगा, छोटा सा होता है उसका भ्रूण, तो ऐसे। और बाकी का वो सारा होता है भ्रूणपोष, यानी इस भ्रूण ने इसका यूज नहीं किया, रिमेनिंग यहाँ पे बचा हुआ है। तो उसमें बड़ा सा क्या होता है, एक तो भ्रूणपोष होता है और बीज के ऊपर का आवरण होता है, बीजावरण होता है, जैसे उसमें होता है। अब ये भ्रूणपोष और जो बीजावरण होता है ना, ये एक सतह होती है जिससे अलग रहते हैं, तो उसको एल्यूरोन सतह बोला जाता है। एल्यूरोन सतह जो एक प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो क्या करती है, भ्रूणपोष और बाहरी जो भित्ति होती है उन दोनों को अलग करती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा बीज होता है, इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण आकार एक छोटा सा होता है, यानी जो भ्रूण होगा वो तो छोटा सा होता है, और भ्रूणपोष क्या हो, एक बड़ा सा यहाँ पे होता है, यानी बड़ा पार्ट उसका भ्रूणपोष का बचा हुआ होता है। भ्रूण उसमें छोटा सा रहेगा, जो एम्ब्रियो होता है वो छोटा सा रहता है। और इसमें एक बड़ा या फिर ढालाकार बीज पत्र होता है, एक सिर्फ इसमें एक ही ये बीज पत्र है, एक ही, जो कि बड़ा होता है, बड़ा और ढालाकार होता है इस तरह से, जिसको हम स्केटुलम बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। जो स्क्यूटेलम होता है वो किसको बोलते हैं, जो बीज पत्र होता है एक बीज पत्री में बड़ा सा, उसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। और इसमें भी प्रांकुर और मूलांकुर होता है, प्रांकुर से प्रवाह बनता है, मूलांकुर से मूल बनती है। तो ये क्या होता है, एक कवर से, एक चादर से ढके हुए होते हैं। तो जिसे प्रांकुर ढका हुआ होगा उसको प्रांकुर चोल बोल देंगे, जिसे मूलांकुर ढका हुआ होता है उसको मूलांकुर चोल बोल देते हैं। तो एक बीजपत्री जो बीज होता है उसकी संरचना इस तरह से, इसमें सारे पार्ट्स मिलते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। जैसे स्क्यूटेलम है, इसमें यहाँ पे एल्यूरोन सतह होती है, किसको अलग करती है, इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है नहीं पाया जाता। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे काम के हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो पादप के भाग है वो हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे, जो PYQ है, जो रीट में पूछे हुए हैं पहले, तो वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपका सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अगर एक आधा पॉइंट बच गया तो वो क्वेश्चन करने से कवर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।